नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, भारत एक विकासशील देश है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसका विकास संतुलित हो। महानगर हो, नगर या फिर गांव, शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यह जिम्मेदारी होती है जिला प्रशासन की। बस्तर आदिवासी बाहुल्य जिला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो। कौन से कार्यक्रम बस्तर में चलाए जा रहे हैं, क्या है नीति बस्तर जिला प्रशासन की, इसी विषय पर बातचीत लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है वर्ष 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में बस्तर कलेक्टर के पद पर पदस्थ श्री चंदन कुमार जी को। चंदन जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार जी। चंदन जी, हर विषय को देखने का हर व्यक्ति का एक अपना नजरिया होता है, एक अपनी सोच होती है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बस्तर को आप किस नजर से देखते हैं, कैसा दिखता है बस्तर, किन शब्दों में आप इसे परिभाषित करेंगे? देखिए, बस्तर में मेरा लगभग 10 साल होने जा रहा है और 10 साल के अनुभव से मैं ये बता सकता हूँ कि इसे एक शब्दों में और कुछ वाक्यों में समेट पाना जी, ये संभव नहीं है कि बस्तर क्या है उसे समझा पाना। फिर भी अगर बस्तर के बारे में कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि साहित्यकारों के लिए साहित्य है बस्तर, इतिहासकारों के लिए इतिहास है बस्तर, वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान है बस्तर, बूढ़ा देव का स्थान है, राम का वनवास है बस्तर, माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद है बस्तर, आदिवासियों के लिए संघर्ष है बस्तर, बलिदानियों के लिए बलिदान है बस्तर, शबरी की ममता है, एकलव्य का कौशल है। क्या बात है। और कला संस्कृति परंपरा का कोख है बस्तर, संभावनाओं और समृद्धि का भविष्य है बस्तर, कल आज और कल है बस्तर। क्या बात है। ये तो एक काव्यात्मक पूरी परिभाषा आपने जो दी है बस्तर की। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शायद बस्तर का कोई भी विषय, कोई भी आयाम जो है इससे छूटा नहीं है। बहुत सुंदर परिभाषा। निश्चित तौर पे बस्तर जो जितना अपने क्षेत्रफल में व्यापक रूप से फैला हुआ है जी, उतनी ही यहाँ की कला संस्कृति परंपरा कौशल भविष्य सभी इसमें अपरंपार है जी। और उसे कुछ शब्दों में तो कह पाना असंभव ही है। ये तो सिर्फ एक मेरा प्रयास था जी। लेकिन निश्चित तौर पर बस्तर की जब भी बात आती है तो लोगों के मन में एक उत्सुकता होती है, ना केवल इसके अतीत के बारे में बल्कि इसके वर्तमान के बारे में भी और इसके भविष्य के बारे में भी। और एक बार कोई भी व्यक्ति कोई संस्था एक बार बस्तर आते हैं इसे देखने के लिए, लेकिन बस्तर की जो जादू है, बस्तर के जो माहौल है, वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मजबूर कर देता है अपने भविष्य को बस्तर के साथ जोड़ के देखने के लिए। क्या बात है। बिल्कुल एक नया नजरिया जो है वो आज आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है बस्तर के संदर्भ में कि बस्तर का केवल अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य भी लोग जोड़ते हैं। जी, यहीं से सवाल जन्म लेता है कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या लगता है कि आज वर्तमान में बस्तर में प्राथमिकताएं क्या हैं विकास के संदर्भ में? देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा पहले जाऊंगा कि पिछले कुछ दशक की बात करें, 2 से 3 दशक की बात करें तो बस्तर के लिए बहुत ही संघर्षशील दौर रहा है वो। लेकिन आज जब बस्तर अपने उस संघर्षशील दौर से बाहर निकल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे वामपंथी चरमपंथी एक अलग ही सीमा पर थे और जहाँ पे इतने लोग यहाँ पे घायल हुए, नुकसान हुआ लोगों का, अब बस्तर शांति की ओर जब जा रहा है तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए कि बस्तर के इस विकास की परिभाषा को हम बस्तर के यहाँ की कला संस्कृति परंपरा को धुरी मान कर करें। एक बस्तर में हम वैसे समाज का निर्माण करें जो अधिकार संपन्न हो, न्याय संगत हो और फिर हम यहाँ पे विकास की बात करें। अभी आगामी आने वाले समय में अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, चाहे यहाँ पर खेल कूद के क्षेत्र में जो स्टेडियम का निर्माण हुआ हो, इसे हवाई यात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर भविष्य की हम बात करें तो इन हवाई जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार, रेलवे सुविधाओं का विस्तार, यहाँ पे लोगों का जो जल जंगल जमीन का जो हमेशा से संघर्ष रहा है तो उसे और अधिकार संपन्न बनाने के लिए न केवल उनको वन अधिकार मान्यता पत्र देना बल्कि साथ ही साथ में उनको सशक्त बनाने के लिए और हम कैसे अन्य संसाधन जो है अन्य योजनाओं से कैसे उसे जोड़ सकते हैं, चाहे वो नरेगा हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, इन सभी योजनाओं से अगर हम उन्हें जोड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम जो है, जो बस्तर जिस तरह के संघर्ष करके निकला है, जो रिसिलियंस इन्होंने दिखाया है, तो निश्चित तौर पर बस्तर के विकास जो है इन्हीं धुरियों को, इन्हीं सभी विषयों को धुरी मानकर घूमेगा। जी हाँ। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो योजनाएं होती हैं सरकार की, जो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी होती है, आपने बात की अधिकार की, आपने बात की न्याय की, आपने बात की यहाँ पर पिछले जो कुछ दशकों में व्यवधान यहाँ पे उत्पन्न हुआ है,
तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से क्या उस बुरे दौर की पुनरावृत्ति से बस्तर को बचाया जा सकता है? क्या इसी से बस्तर के विकास का रास्ता निकल रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्यों आया जी। उसके पीछे एक प्रमुख कारण ये था कि यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे जो प्रशासकीय एक खालीपन था जी। हमारे पास उतने लोग नहीं थे, प्रशासन की उतनी व्यापक स्तर पे फैलाव नहीं था, वो पहुंच नहीं था, लोग हम तक नहीं आ पाते थे, तो कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम था, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे नक्सलवाद आया तो वो इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे थे। और चूंकि जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे जो दूरस्थ अंचल में थे, उनके पास विचारधारा की बात करें तो उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक विचारधारा नहीं थी अदर देन कि वो वामपंथी विचारधारा से अपने आप को जोड़ सके, क्योंकि उन्हें वही बताया गया। और कई दशकों तक ये चलता रहा, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो हमारा अंचल है, गांव है, वो उसकी चपेट में आता गया, उसके प्रभाव में आता गया, विध्वंसकारी तत्वों के प्रभाव में आता चला गया। आज ये बात नहीं है। आज हम उनको मुख्य धारा से जोड़ पा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, अन्य ऐसे कई सारे योजनाएं हैं जिससे हम उनको जोड़ रहे हैं और उनको मुख्य धारा में लेके आ रहे हैं। हमारा एक मानना है कि हम उसे ये नहीं कह रहे कि आप वामपंथी विचारधारा को मानिए या आप लोकतांत्रिक विचारधारा को मानिए। हमारा एक प्रशासनिक ढांचा के रूप में जो हमारी प्रशासनिक प्रयास रहती है वो ये है कि हम उनको ये बता सके कि ये आपके पास एक विकल्प है जी, जो विकल्प हम उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो दूरस्थ अंचल में हैं, उनको ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। और मैं 100% आश्वस्त हूं कि जब उन्हें हम इस विचारधारा से, मुख्य धारा की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं, जिसमें हम उनके भोजन, आवास, उनके आमदनी, उनके जीवन स्तर के बारे में जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बारे में चिंतित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों का झुकाव और रुझान जो होगा वो मुख्य धारा की तरफ होगा और वो स्वयं हमारी तरफ आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो ये जो एक रणनीति होती है जिला प्रशासन की, तो ये बखूबी जो है वो इसको आकार दिया गया है और निश्चित रूप से इसी का परिणाम है कि बस्तर जो है आज विकास की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। बस यहीं से प्रश्न ये जन्म ले रहा है आपसे कि बस्तर का जो युवा है जी, उस युवा के सामने भविष्य किस तरह का नजर आता है आपको? औद्योगिक पार्क जो है वो अभी मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, तो बस्तर का युवा किस तरह के रोजगार और किस तरह के कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपना एक सुनहरा भविष्य देख रहा है? देखिए, बस्तर के युवाओं की बात करें तो यहाँ के युवाओं में जो टैलेंट है जी, वो शायद बहुत कम जगह पे ऐसा मैं देखा हूँ। चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में ले जी। अभी वर्तमान में लेकिन हमारे सामने एक चुनौती है कि इन युवाओं को हम कैसे सुनियोजित तरीके से हम प्रशिक्षित कर सकते हैं कि ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपनी आजीविका के लिए कुछ कर सके, अपने आमदनी बढ़ा सके। और इसके लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का यहाँ पे संचालन हो रहा है, जिसके माध्यम से ये वैसे कई सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं, प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं। छोटी छोटी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आम लोग उसको महसूस करते हैं, लेकिन हम उसको ये वर्कफोर्स दे नहीं पा रहे क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं है। तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ऐसे युवाओं को जोड़कर देखा जा रहा है कि ताकि वो अपना भविष्य गढ़ सके, वो आने वाले समय में कुछ अच्छा कार्य कर सके। साथ ही साथ में हम बस्तर की जब बात करते हैं तो बस्तर में जो यहाँ पे नैसर्गिक संसाधनों की जो प्रचुरता है, अगर उसे सही मायने में इस्तेमाल करना है, चाहे वो गौण वनोपज हो, चाहे वो आयरन हो, तो यहाँ पे औद्योगिकरण किसी न किसी रूप में होगा जी। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की दूरदर्शिता है वो ये है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा दें जी। पहले क्या होता था, यहाँ का जो रॉ मटेरियल होता था, चाहे वो गौण वनोपज हो, चाहे वो कोई भी अन्य मटेरियल होते हैं, वो यहाँ से हम बाहर भेजते थे, फिर वहाँ से उसमें वैल्यू एडिशन होकर लौट कर ये बस्तर में आता था यहाँ पे उपभोग होने के लिए, कंज्यूम होने के लिए। तो ये ठीक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि हम गेहूं बेच के रोटी खरीद रहे थे जी हाँ। हमने इस ट्रेंड को रिवर्स करने का प्रयास किया और इसी के आगे बढ़ाने के लिए रीपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना किए जाने की योजना बनी है। और इसके तहत इसका जो मूल उद्देश्य ये है, आप ऐसे समझिए कि अगर कोई आम व्यक्ति को एक छोटा सा भी उद्योग लगाना पड़ेगा, उसे जमीन खरीदना पड़ेगा, उसे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ट्रांसफार्मर, वाटर कनेक्शन, लैंड डाइवर्जन, तो ये पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में उसे कम से कम 2 साल लगेंगे।
और पैसा और यस, ये 2 साल लगेंगे। साथ ही साथ में वो जो पूंजी रखा होगा कि हम इस पूंजी से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेबर डिप्लॉय करेंगे, वो पूंजी तो सारे इस तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने में लग जाएगा। जी हाँ। तो वो जो उद्यमी है, जो एक छोटा सा एक आदिवासी उद्यमी है, लड़का है, गांव का रहने वाला है, उसकी हिम्मत वहीं पे जवाब दे जाती है। जी। इस आवश्यकता को राज्य शासन ने समझा है और इसीलिए रीपा जैसी योजना को लेकर आया है, जहां पे हम उसे एक वर्किंग शेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शंस और तमाम तरह की सुविधाएं जो है हम उसे उपलब्ध करवा रहे हैं, जो भी आधारभूत संरचना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये हम जो उद्यमी है उसके ऊपर अगर हम छोड़ते हैं, वो कर तो लेगा, लेकिन जो समय और राशि लगेगी वो इस तरह से होती है कि जो उसकी क्षमता को नीचे कर देगा। जी हाँ। अब जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ऑलरेडी इन सभी जब सुविधाएं मिल चुकी है, तो इसके आगे का प्रयास करेगा, वो कुछ नया करेगा। और ना केवल एक उद्यमी जो है केवल अपने आजीविका के लिए काम नहीं कर रहा है, वो आगे से 5 लोग को और भी नौकरी देने की क्षमता रखता है। जी हाँ। देखिए, अगर एक हम रीपा लेकर आते हैं, एक ग्रामीण औद्योगिकी पार्क की बात करते हैं ना, उसमें आप 5 करोड़ रुपया खर्च करिए तो 300 लोग को नौकरी मिलेगा। क्या बात है। और अगर आप कोई बहुत बड़ा कोई प्लांट लगा रहे हैं, हजारों करोड़ का प्लांट लगाते हैं, तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी है वो इतना नहीं होता है जितना कि एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क का रहेगा। जी। तो स्टार्टअप तो जिला प्रशासन ने कर दिया है जी। अब उसे केवल आगे बढ़ना है तेज गति से। बिल्कुल जी। स्टार्टअप में हम कह सकते हैं कि आइडियाज जो है वो तो उद्यमी के रहते हैं। जी हाँ। जो सोच है, मार्केटिंग है, ये सब चीज तो उद्यमी का रहेगा। संसाधन, लेकिन जो संसाधन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बस्तर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। जी। बस्तर में अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत टैलेंट की भी कमी नहीं है। जी। और जिस तरह के लोग यहाँ पे नवाचार कर सकते हैं, नई नई चीज कर सकते हैं, वो अद्भुत है। लेकिन जो अभी तक कमी थी कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, कुछ साधन, संसाधन और जो इस तरह के माहौल का निर्माण होता है वो कहीं नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब ये रीपा योजना आई, उसमें हमने देखा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, युवक युवतियां सभी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है। जी हाँ। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जी। जैसे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की आपने बात की है, गौठान जो है, गोधन न्याय योजना जो है, ये सब कहीं ना कहीं से बस्तर के किसानों को और ग्रामीणों को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता देती है। निश्चित तौर पर देखिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी है, इसके अगर हम किसी एक भी आयाम की बात करें, जी हाँ, अगर हम गौठान की बात करें जी, तो गौठान जो है बेसिकली ये है कि हम केवल एक फसल लेते हैं खरीफ में, और उस वक्त सभी अपने जानवरों को अपने घर में बांधते हैं। लेकिन जब रबी का टाइम पे आता है तो सभी अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, कोई फसल नहीं ले पाते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि, और प्रत्येक व्यक्ति के खेत को फेंस करना आसान नहीं है, बहुत एक कीमती चीज है। तो हमने सोचा कि खेत को फेंसिंग करने से बेहतर है कि जानवरों को फेंस के अंदर डालो, जहां हम उसे सभी सुविधाएं दे सके, पैरा का, पानी का, हर चीज की सुविधा हम उसको अगर वहां देंगे, टीकाकरण का, कृत्रिम गर्भाधान का, तो ये उससे पशुपालक को भी लाभ होगा और कृषक जो रबी की फसल लेना चाहते हैं ये उनको भी लाभकारी होगा। जो गांव में हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां हैं, वह उनको भी यहाँ पे रोजगार दिया जा सकता है। और देखिए, इसीलिए उसी योजना का जो आगे लॉजिकल क्रम है, हम कह सकते हैं गोधन न्याय योजना था। जी हाँ, बिल्कुल। गोधन न्याय योजना से लोगों ने कहा कि ये गोबर खरीदने का स्कीम है। जी हाँ। मैं इसको दूसरे दिशा से देखता हूं। आप ये देखिए कि आज अगर हमें अपने खेत के सॉइल हेल्थ के बारे में अगर चिंता करनी है, जी हाँ, तो हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जैविक खेती तो आवश्यकता है आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उतना जो हमारा बायो फर्टिलाइजर है, वर्मी कंपोस्ट है, वो आएगा कहां से? जी हाँ। उसके लिए जरूरी है कि हम उसको बड़े संगठित तरीके से गोबर को इकट्ठा करें और वैज्ञानिक पद्धति से उसको हम कंपोस्ट बनाने का काम करें, क्योंकि पशुधन की कमी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन गोबर जो है वो बिखर जाता है, समेट नहीं पाता। अब क्या हुआ, जब हमने गौठान बनाया, वहां वर्मी टैंक बनाया, लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया, जी हाँ, गोबर इकट्ठा किए, तो आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में आज वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। और दूसरा क्या हुआ, जो गोबर पहले जिसको कोई नहीं पूछता था, आज उसे 2 रुपए में ले रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 2 लाख क्विंटल गोबर 4 करोड़ की खरीदी अगर हम करते हैं, तो आखिर ये पैसा बटा, ये तो कहीं ना कहीं ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था में ही गया। जी हाँ, और इससे महिलाएं सशक्त हुई। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर हम कहें गोधन न्याय योजना जो हमारे गौठान योजना का एक लॉजिकल क्रम था, ये एक विन विन सिचुएशन के तौर पे आया। इससे समाज को लाभ हुआ, पशुपालकों को लाभ हुआ, किसान भाइयों को लाभ हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी खेती है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी धरती माँ है, उसको भी हमें सहेजने का, संवारने का, संवर्धन करने का एक अवसर मिला। क्योंकि केवल बात करना कि रासायनिक खाद के प्रयोग से जो है वो बीमारियां फैल रही हैं,
तो समाधान बहुत जरूरी है। आपको विकल्प तो देना पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा, इस समाधान के रूप में एक और बात सामने आई है कि हम विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहे हैं। आधार वहां भी गोबर है, जिसका उद्घाटन अभी हुआ। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ में जो पावर प्रोडक्शन होता है, ये होता है कोल से जी। और आजकल जो ग्लोबल लेवल पे डिमांड है, वो कहते हैं ग्रीन एनर्जी चाहिए जी। ऐसे आप एनर्जी प्रोड्यूस करिए कि जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, आप पर्यावरण को संरक्षण करिए जी। अब गोबर से जब हम बिजली बनाते हैं तो आखिर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने का ये एक पहला कदम है। जी हाँ। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन पहला कदम जरूर है जी। और इसके लिए राज्य शासन ने एक एमओयू किया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में। ये उनके पास प्रूवन टेक्नोलॉजी था और आज उसी प्रूवन टेक्नोलॉजी को लागू करते हुए जब आज हम यहाँ बस्तर जिले में उसको इंप्लीमेंट किए तो उसका लाभ जो है हमें दिख रहा है। उदाहरण स्वरूप मैं बताऊंगा कि प्रतिदिन अगर हम 500 किलो गोबर अगर हम यूज करते हैं तो 10 किलोवाट का हम पावर उससे जनरेट कर सकते हैं एक दिन में। और ना केवल हम पावर जनरेट करेंगे बल्कि उससे 300 क्विंटल प्रतिदिन हमें एक फर्टिलाइजर भी मिलेगा, जो हमें गोबर खाद मिलेगा। उसकी इतनी डिमांड है, प्रत्येक किसान चाहते हैं कि उसके खेत में ये गोबर खाद जो निकल रहा है पूरे कंपोस्ट होने के बाद, ये बहुत ही यस बिल्कुल लाभदायक बहुत ज्यादा है। तो हमें दो लाभ मिल रहा है, एक तरफ हम ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग खाद भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके लिए जो बार्क के साथ में हमारा एमओयू हुआ है, उन लोग बाकायदा यहाँ पे हमें पर्याप्त सपोर्ट कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उससे हम लोकल लोगों को भी दे सकते हैं। हमारी जो योजना है कि जो 10 किलोवाट आएगा हम उसे ग्रिड में देंगे और ग्रिड में जब हम देंगे तो उससे हमें आमदनी भी होगी। जी। अब थोड़ी सी इस प्रशासनिक जो योजनाएं हैं इससे हटकर बात करते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में झांकते हैं। जानना चाहेंगे कि इस पद पर, प्रशासनिक पद पर आने की तैयारी में क्या चुनौतियां आपके सामने थी? ये सपना कब जन्म लिया और किस तरह से आप इस पद तक पहुंचे? हम चाहेंगे कि हमारे जो बस्तर के युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी मतलब प्रेरित हों आपसे। जी देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी पुलिस में थे और एक सब इंस्पेक्टर थे वो, और जब भी हम खाने के लिए बैठते थे कोई भी चर्चाएं परिचर्चाएं होती थी और सामान्य रूप से भी हमें लगता था कि हम अपने आसपास में जो समस्याएं दिखती थी आखिर उसका निराकरण कहाँ है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई थी कि जो जिला कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास में पर्याप्त शक्तियां होती है, जिम्मेदारियां होती है, संसाधन होते हैं कि वो लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं। अगर जीवन में बदलाव ला सकते हैं तो वो एक संस्था में है, एक व्यक्ति की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन ये एक संस्था है जिसमें ये शक्तियां होती है। संविधान ने ऐसी शक्तियां दी है कि वो लोगों के जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वहीं से काफी ज्यादा प्रभावित था और हमेशा मेरे मन में ये लक्ष्य था कि हमें ये चीज को करना चाहिए, हमें तैयारी करना है, मुझे आईएएस बनना है। ये सपना काफी पहले से ही, चूंकि परिवार का सेटअप वैसा था और मेरे परिवार में भी कुछ ऐसे थे जो पहले से भी सिविल सर्विसेज में थे, तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे भी प्रेरणा परिवार में थी। यस, मुझे लगातार वो प्रेरणा मिलती रही। और एक चीज मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो माँ बाप का सपना होता है वो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अभिप्रेरणा का काम करता है। वो जाके आपकी आकांक्षा कब बन जाती है वो आपको पता भी नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, लेकिन जब मैं कॉलेज पास किया तो उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली इसकी तैयारी नहीं किया। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में गया, प्राइवेट सेक्टर में 1 साल का जॉब किया, लेकिन चूंकि मन में था कि सिविल सर्विस बनना है तो मुझे वहां बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। और मुझे लगा कि मुझे वहीं होना चाहिए जहां मैं अपना 100% दे सकूं। फिर मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली गया, तो वो जो पल था वो बड़ा भावुक भी होता है और मन में तमाम तरह की शंकाएं भी होती है। क्या पता मेरा नहीं हो सिलेक्शन, क्या पता मैं इतनी अच्छी सैलरी, इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा शहर छोड़कर दिल्ली में एक छोटे से गली के एक कमरे में आप जाके रहते हो और तैयारी करते हो, तो मन में ये शंका आती है। लेकिन मन में जो एक विश्वास था, एक कि भाई मैं ये कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए, ये जज्बा जरूरी है। ये जज्बा जरूरी है। ये विश्वास कि ये मैं कर सकूंगा। दूसरा चीज मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पाया तो फिर मैं ये कर लूंगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्लान भी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, विकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम विकल्प रखते हैं तो फिर हम विकल्प के ऊपर ज्यादा मेहनत करते हैं और जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसके ऊपर हम मेहनत कम करते हैं। प्लान बी जीवन में ना हो
ये आपसे प्रेरित बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे थिंक बी जी ये क्या कार्यक्रम है और किस तरह से बस्तर का युवा इसके माध्यम से अपना आने वाला कल जो है बेहतर स्वरूप में ढाल सकता है? देखिए, थिंक बी को हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक उद्यमी विकास केंद्र के रूप में, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पार्क कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं। इसमें जब हम बस्तर के क्षेत्र की बात की तो मैं जैसे पहले भी अपनी चर्चा में बताया कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इनोवेशन की कमी नहीं है, यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर स्किल है उसकी कमी नहीं है। जी हाँ। लेकिन उसे कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए कोई संस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जी। अगर किसी कोई एज ए गार्जियन मिल गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन संस्थागत रूप से वैसा कोई सपोर्ट नहीं, सबको नहीं मिल सकता। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए थिंक बी एक संस्था अस्तित्व में लाया गया। जी। इसका मुख्य कार्य यह है कि ऐसे लोग जिनके पास आइडियाज है जी और इनोवेटिव आइडियाज है, तो उसको हम कैसे एक प्रोडक्ट का रूप दे सके, प्रोडक्ट को हम मार्केट में लेके आ सके, मार्केट में हम उसकी प्राइसिंग पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, आइडियाज को कंसोलिडेट करके एक सेलेबल आइडिया बनाना जिसका मार्केट में डिमांड हो और उसे हम निकाल सके, इसके लिए जो है थिंक बी है। तो इसके तहत हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस एक बहुत ही नामी संस्था है, बॉम्बे में ये संस्था है। हाँ। उनके साथ में हमारा एमओयू है और वहां से क्या करते हैं कि उनके साथ चूंकि हमारा टाई अप है, तो वहां पे जो प्रोफेसर्स हैं जो इस फील्ड में कार्य करते हैं, हमारे ऐसे इनक्यूबेटीज जो भी जिनके भी मन में आइडियाज है तो उसे हम लोग इनक्यूबेटीज बोलते हैं और उनको हम लोग इनक्यूबेट करते हैं। इनक्यूबेट मतलब जैसा कि कुकून के अंदर जो तितलियां रहती है उसको इंक्यूबेशन बोलते हैं कि वो इंक्यूबेट। तो हम लोग भी ऐसे यहाँ पे आइडियाज को और ऐसे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, हमारे नए नए जो उद्यमी हैं, जो अपने युवा अवस्था में हैं, उनको हम इंक्यूबेट करते हैं और उनको वो सारी सुविधाएं देते हैं, नेटवर्किंग की सुविधा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बुना जाता है भविष्य उनका। बिल्कुल। और उनको गाइड किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में इतना मेहनत करिए, ऐसे कार्य करिए। क्योंकि बस्तर के एक नौजवान को अगर हम बोले कि आप इसकी पैकेजिंग कर लो, इसकी प्राइसिंग कर लो, इसकी मार्केटिंग कर लो, इसका आप शेयर्स में इसको आप कर लो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर लो, तो अगर हम पहली मीटिंग में अगर उससे ये बातें करेंगे तो वो पजल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें संस्थागत रूप से धीरे 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 करके अगर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं, उसको शेप करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो लड़का बहुत अच्छा करता है। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये सक्सेसफुल स्टार्टअप कर पाए थिंक बी की वजह से। मतलब चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए, एक प्रक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ। जैसे लोका बाजार है यहाँ पे, जी हाँ, जो यहाँ के आर्टिफैक्ट्स में डील करते हैं, वो थिंक बी के ही ये स्टार्टअप है। जी। इसके साथ में ही आप कभी ट्राई भी कर सकते हैं, वासु रवा एक प्रोडक्ट है जो आजकल पूरे जगदलपुर और पूरे बस्तर में वो मिल रहा है। वो हमारे ही इनक्यूबेटी से थिंक बी से ही निकला हुआ वो प्रोडक्ट है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कोई छात्र ही हो, जिनके पास आइडियाज है, तो आइडियाज को एक सेलेबल आइडियाज, एक मार्केटेबल आइडियाज की, ताकि वो लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सके, उसके तक पहुंचाने का जो सीढ़ी है वही थिंक बी है। निश्चित रूप से यहाँ पर शुरुआत ए से नहीं हो रही है, बी से हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बस्तर जिला प्रशासन बस्तर के युवाओं के लिए, बल्कि कहे पूरे बस्तर के लोगों के लिए एक बेहतर कल का जो है निर्माण कर रहा है। इस कार्यक्रम में आने के लिए चंदन जी, हमारे दर्शकों से रूबरू होकर के ये बताने के लिए कि किस तरह से शासन की योजनाएं बस्तर में आज अनेक कार्यक्रमों के जरिए बेहतर रूप से संचालित और क्रियान्वित हो रही है और किसी भी रूप में बस्तर का आने वाला कल मध्यम नहीं पड़ने वाला है, उसकी रोशनी, एक सुनहरा भविष्य जो है बस्तर का, वो हमारे सामने खड़ा है। इन सभी बातों के लिए इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।